तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर नंबर जो आपका 13 14 कुछ भी है जो भी हो उसमें से पूछा गया है। ठीक, देखो इस पे कई लोग तो इसमें कुछ भी नंबर ही नहीं दे रखा है, कई लोग इसी मारे इसको छोड़ देंगे क्वेश्चन को अगर इस तरीके क्वेश्चन आता है। देखो है क्या, तो है तो बहुत सरल। करना क्या है, करा एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर देखो पेपर थोड़ा टफ आया तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, और मतलब 25% तो टफ ही बनाया जाता है, जो सिर्फ वही कर पाएंगे जो पढ़ने वाले होंगे। ठीक, उसी में का ये क्वेश्चन है। अब देखो कोई भी नंबर नहीं था लेकिन हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये तो देखो दे क्या रखा है, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखो अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। यानी एक अर्धगोला है, ठीक, इसी पे एक शंकु बना हुआ है। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है, इसी पे बना हुआ है क्या, एक शंकु। ठीक, इस तरीके से। अच्छा एक बात तो तय है, जो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या इसकी होगी, किसकी, गोले की, अर्धगोले की, और वही इसकी भी त्रिज्या होगी, किसकी, शंकु की भी, क्योंकि इन दोनों का आधार तो एक ही सेम ही तो हो गया। ठीक, यानी जो त्रिज्या इसकी होगी और वही त्रिज्या इसकी होगी, त्रिज्या दोनों चीज़ बराबर होंगी। और हमसे क्वेश्चन में ही कह रहा है इनका पृष्ठीय वक्रपृष्ठ समान है। ठीक, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था, यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी आप फिगर बना लेते और फिर लिखते क्या, प्रश्नानुसार गोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोला दिया ना, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ समान है मतलब बराबर होगा किसका, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ। अच्छा, वक्रपृष्ठ और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही बात होती है। वक्रपृष्ठ और बोल लो चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल लो, दोनों एक ही बात होती है। ठीक, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, आप बोलोगे सर 2πr², और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। ठीक, यहाँ से पाई ख़त्म, यहाँ पे r कितने हैं, 2, और यहाँ पे r है 1, तो एक r से एक r ख़त्म, तो यहाँ से l बराबर आ जाएगा क्या, 2r। ठीक, यानी जो शंकु की तिरछी ऊंचाई है वो इसकी दोगुनी होगी, किसकी, त्रिज्या की। शंकु की तिरछी ऊंचाई है वो त्रिज्या की दोगुनी होगी। अगर आप त्रिज्या 1 ले रहे हो, तो इसकी त्रिज्या की ऊंचाई कितनी होगी, 2 होगी। अगर आप त्रिज्या 2 लो तो इसकी त्रिज्या की ऊंचाई कितनी होगी, 4 होगी, मतलब हमेशा दोगुनी रहेगी। ठीक, तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं r का मान 1 होगा और l का मान 2। तो लिखोगे यहाँ r बराबर 1 तथा l बराबर 2। ठीक, यानी l जो है वो दोगुनी होगी किसकी, r की, यहीं से पता चल रहा है। और हमसे पूछा गया था शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। अच्छा, शंकु की ऊंचाई क्या होती है, h होती है, ये वाली, ये तो तिरछी ऊंचाई होती है, तो लिखोगे शंकु की ऊंचाई देखो कितनी होती है, h मान लेते हैं। शंकु की ऊंचाई क्या है, h, और आपको मालूम है ये तिरछी ऊंचाई क्या होती है, l² बराबर h² प्लस r²। ठीक, अब चूंकि हमें ऊंचाई चाहिए, हमें h निकालनी, तो r को इधर भेजो, l² माइनस r² बराबर h², और l का मान आपको मालूम है 2 और r का मान भी मालूम है 1। ठीक, और हमें यही पता करने थे बस। तो l का मान
2, 2 का स्क्वायर माइनस आर का मान 1, 1 का स्क्वायर और बराबर इधर h। ये वाला स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। ठीक, तो 2 का स्क्वायर आप बोलोगे सर 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 4 में से 1 गया 3 अंडर रूट 3, यानी ये h ऊंचाई आ जाएगी। ठीक, हमें शंकु की त्रिज्या और किसका अनुपात पूछा गया था? और ऊंचाई का। तो लिखोगे शंकु की त्रिज्या अनुपात ऊंचाई। ठीक, तो शंकु की त्रिज्या कितनी हमने निकाली? 1, यहाँ से 1 अनुपात ऊंचाई कितनी निकाली? 3। आप पूरा लिखोगे शंकु की त्रिज्या अनुपात शंकु की ऊंचाई, और यही आपसे पूछा गया। ये फाइनल उत्तर हो जाएगा। इतने में 6 मार्क्स मिलने थे। ठीक, कुछ भी कठिन नहीं था ज़्यादा। हमसे सिर्फ जैसा क्वेश्चन में कह रहा था वैसा हमने करते चले गए, आंसर आ गया। ठीक, अब जिसको पहले ही से डर लगेगा कि यहाँ कुछ नंबर नहीं दे रखा, वो कहेगा छोड़ो आगे बढ़ जाओ। और जब आगे बढ़ोगे तो इसी चैप्टर का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी अगर फिर उसी का दे दिए तो क्या आप इसको भी छोड़ोगे? दोनों 6 नंबर में उसी चैप्टर से पूछ दिए गए हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। अब इसमें क्या कह रहा है? 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, तो इस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, 6 मार्क्स में पूछा गया। इसको भी देखो कैसे सॉल्व करोगे। पहले आप देखो आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं इस क्वेश्चन को। दूसरा वाला जो 12 सेंटीमीटर, हमें 3 गोले दे रखे हैं, 1, 2, 3 धातु के 3 ठोस गोले हैं। ठीक, कह रहा है इन तीनों गोलों को पिघला के हम एक बड़ा गोला बनाते हैं। ठीक, तो इसका व्यास पूछा गया, इस टोटल का व्यास क्या होगा? जबकि इन सब के व्यास हमें दे रखे हैं। ठीक, इन सब के व्यास दे रखे हैं। तो लिखोगे क्या? जब हम मतलब एक गोले को पिघला के कई गोलों को पिघलाकर या एक गोला बना रहे हैं, या एक गोले को पिघलाकर कई गोले बना रहे हैं, तो हम उन दोनों को आयतन दोनों के बराबर रखते हैं, दोनों का आयतन बराबर रखते हैं। ठीक, ऐसे ही इन तीनों का आयतन इसके बराबर होगा, एक नए गोले के आयतन के बराबर। ठीक, और अगर जब आप करोगे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? जब हम इन तीनों गोलों को पिघलाएंगे, तीनों गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाएंगे। ठीक, जब हम इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाएंगे तब इनका आयतन बराबर होगा, बराबर होगा। देखो 6 नंबर में इसीलिए दिया गया कि आप जितना भी टीचर को समझा के बता सको। जितना अच्छे से वही समझाएगा, टॉपर वही बनता है जो अच्छे से पूरी चीज़ उसको डिटेल में समझा के आया होगा। और जिसने शॉर्ट में लगा दिया तो फिर ऑप्शन वाले हमें काहे के लिए दिए जाते हैं? ऑप्शन वाले में तो आप डायरेक्ट जितना भी शॉर्ट लगा सको। ठीक, ऑप्शन वाले में तो आपको सिर्फ अपना सॉल्व करके सिर्फ टिक भरना होता है, और ये लिखित का मतलब ही होता है डिटेल में आपको समझाना है। ठीक, तो जब हम इन तीनों गोलों को पिघलाएंगे तो इनका जो आयतन है इनके बराबर होगा। ठीक, तो लिख दोगे तीनों ठोस गोलों का आयतन, तीनों गोलों का आयतन, तीनों गोलों का आयतन बराबर एक ठोस गोले का आयतन, एक ठोस गोले का आयतन, एक ठोस गोले का आयतन। ठीक, अच्छा गोले का आयतन मालूम है आपको क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे 3 गोले थे तो इसको हम बोलेंगे r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब
प्लस 4/3 पाई आर 3 क्यूब। ठीक, चूँकि 3 गोले थे, पहले गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन, तीसरे गोले का आयतन बराबर होगा जो हम एक ठोस गोला बनाते हैं, तो उस गोले की त्रिज्या आप मान लो कैपिटल आर। ठीक, आर क्यूब। अब देखो, अब हमें क्या त्रिज्या दे रखी थी? नहीं दे रखी थी, हमें व्यास दे रखा था तीनों गोलों का। क्या क्या दे रखा था? हमसे कह रहा था 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए, और व्यास ही पूछा गया है। तो व्यास आपको मालूम है त्रिज्या का 2 गुना होता है, लेकिन अगर यहाँ पे व्यास दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो जाए? इन सब का आधा कर दो। 12 का आधा 6, यानी इसकी पहले गोले की त्रिज्या 6, इसकी 8 और इसकी 10। ठीक, तो लिखोगे डायरेक्ट, आप लिख दोगे, वैल्यू रख दोगे। यहाँ से देखो 4/3 यहाँ पे भी है, 4/3 यहाँ पे भी है और 4/3 पाई यहाँ पे भी है। तो 4/3 को पाई को कॉमन ले लो, 4/3 पाई। ठीक, अंदर बचेगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब और बराबर में 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, 4/3 पाई से 4/3 पाई ख़त्म, कैंसिल हो जाएंगे। R1 का मान रखोगे कितना? R1 हमें दे रखा था 12, यानी हमें 12 व्यास दे रखा। देखो यहाँ पे लिख लो साइड में 12, 16 और 20, ये हमें व्यास दे रखे थे। ठीक, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसका आधा, 12 का आधा 6, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। ठीक, बराबर इधर R का क्यूब। अब इन तीनों को जोड़ लो, तो 6 का क्यूब क्या होता है? 216 प्लस 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000 बराबर R क्यूब। इन तीनों को जोड़ लो, तो जब इन तीनों को जोड़ोगे तो आएगा 1728 बराबर R क्यूब। ठीक, अब जो 1728 R क्यूब आया है, जो कि हमारा वर्ग होता है 12 का, तो R बराबर 1728 क्यूब बटेगा, यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, तो ये R बराबर आ जाएगा 12। 12 किस में दे रखा था हमें? सेंटीमीटर में। ठीक, तो हमसे पूछा क्या गया? त्रिज्या पूछी गई थी? नहीं, हमसे पूछा गया था व्यास बताइए। तो D बराबर होता है 2 × R, तो व्यास D बराबर हो जाएगा 2 × 12, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक, व्यास पूछा गया था। देखो ये भी कितना छोटा था। ठीक, लगाने के लिए तो आप एक पेज में भी लगा सकते हो, लेकिन जितना आप समझा के लगाओगे उतने ही मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक,